स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा एजुकेशन सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, उसके बारे में, जो कि बी प्रोग्राम का डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 624-343-01। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट आपको पता ही है, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट अ शॉर्ट एशे ऑन द लाइफ एंड द वर्क्स ऑफ पंडित रमाबाई, ठीक है। तो जो पंडित रमाबाई थी, उनके जीवन और उनके जो कार्य थे उनके बारे में आपको यहाँ पे एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है, कि इन्होंने क्या क्या काम करे, इनका जन्म कब हुआ, इनकी लाइफ किस तरह की थी, ठीक है। तो पंडित रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। इनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई और इनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री, ठीक है। यानी कि एक ये जो हाई कास्ट हिंदू ब्राह्मण फैमिली थी उसमें इनका जन्म हुआ था। फिर 1877 यानी कि 1877 में इनके जो पेरेंट्स थे वो इस दुनिया से चल बसे, उनका देहांत हो गया। वो एक सोशल रिफॉर्मर थी, यानी कि एक समाज सुधारिका थी। तो उन्होंने काम किया था वुमेन एजुकेशन, यानी कि महिला शिक्षा और जो उनका एम्पावरमेंट होता है, महिला सशक्तिकरण का, उसके ऊपर उन्होंने काम करा। पूरा बंगाल इन्होंने घूमा था, ठीक है। पूरे बंगाल में इन्होंने वुमेन एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया था, ठीक है। सी सजेस्टेड टू हंटर कमीशन, जो हंटर कमीशन था उसको उन्होंने कुछ सजेशन दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो टीचर्स हैं उनको अच्छे से ट्रेन करना चाहिए उनकी जॉब के लिए, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचर्स की अपॉर्चुनिटी होती है वो वुमेंस को देनी चाहिए, जो कि जो स्कूल मैनेजमेंट होता है वो ये काम अच्छे से कर सकता है। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द हाई कास्ट हिंदू फैमिली, हिंदू वुमेन, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक है। जिससे कि इनको फंड रेज करना था, फंड रेज करने में इनको प्रॉब्लम आ रही थी। और फंड रेज इसलिए करना था क्योंकि उनको जो हिंदू विधवाएं जो थी, महिलाएं थी, उनकी हेल्प करनी थी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है ये सोशल रिफॉर्मर थी, यानी कि समाज सुधारिका थी, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती थी। तो ये तो रही इनके जो इनका फंड रेज करने का तरीका था। इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। उसके थ्रू उन्होंने एक सदन या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट सेटअप करा, शारदा सदन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, इंडिया में करा था। जैसे कि जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, ठीक है, उनको एक रेजिडेंस मिल सके, यानी कि एक रहने के लिए जगह मिल सके, वहाँ से वो अपनी एजुकेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। फिर 1989 में वो खेड़ा गांव में गई थी, जो कि आपका जो पुणे है उसके पास में पड़ता है। वहाँ पे उन्होंने 100 एकड़ की जो ज़मीन थी उसको खरीदा, जहाँ पे उन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना करी थी। मुक्ति मिशन भी एक तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि जो वुमेंस थी, चिल्ड्रंस थे, जो स्कूल अटेंड करते थे, उनको हाउस यानी कि घर प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। ये इनके कुछ काम हैं। मैंने आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा शॉर्ट में बताया, आपको थोड़ा सा और इनके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये एक सोशल रिफॉर्मर थी, ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने काम करा था। तो आप इसको कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेन दी बेसिक फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, तो जो बेसिक एजुकेशन या फिर जो बुनियादी शिक्षा है उसकी जो बात करी थी वो करी थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जो बेसिक एजुकेशन है वो बच्चों को 6 से 11 साल के बीच में दी जानी चाहिए। वहाँ पे जो बच्चों की जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि क्राफ्ट की स्किल होती है, उनके पास कोई एक ऐसी इनको एक ऐसा कौशल आ जाना चाहिए जिससे कि बच्चे आगे जाके अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह कर सके, ठीक है। ये उन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात करी थी, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स थे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं 6 से 11 साल तक के, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। और जो भी एजुकेशन होती है उसका इंस्ट्रक्शन या फिर जो मीडियम होता है वो उनकी मदर टंग यानी कि मातृभाषा होनी चाहिए। अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है, जो भी मीडियम होगा पढ़ने का, ठीक है, माध्यम होगा, वो हिंदी में होना चाहिए। अगर हम साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे कोई अगर तमिल बोलता है तो उसके लिए तमिल में सारा मटेरियल या फिर जो बुक्स होती हैं वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो टेक्स्ट बुक होती हैं यानी कि हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ है क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि काम ये करते थे कि बच्चे अपने हाथ से मैन्युअली वर्क करके एजुकेशन को लेंगे तो वो बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि उससे जो श्रम होता है उसका मूल्य बच्चों को अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी क्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी उनके बारे में यहाँ पे बात करी गई थी, क्योंकि इसके ऊपर बात करने का एक मोटिव ये भी था कि बच्चे अगर कोई क्राफ्ट वर्क करते हैं तो आगे जाके उनके अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप हो जाती है जिससे कि
उनको कहीं पे नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो अपने हाथ से ही जो उनकी रोजी रोटी होती है, जीवन का निर्वाह होता है, वो अच्छे से कर सकते हैं। करिकुलम शुड बी फॉलो प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है। तो यानी कि जितना भी करिकुलम डिज़ाइन किया जाना है वो एक प्रोडक्टिव वर्क यानी कि एक अच्छा सा उत्पादन कर सके, ठीक है, बच्चे उससे कुछ सीख सकें, ऐसा करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन फ्रॉम जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है यानी कि हमारा भौतिक पर्यावरण होता है, कोई भी बच्चा होता है उसके आसपास में, ठीक है, आसपास का जो भी एनवायरनमेंट होता है उससे उसको सीख देनी चाहिए। यानी कि बुक्स को अवॉइड करना इन्होंने पहले ही कह दिया था, बुक्स को जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड हमें करना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे ज़्यादा ही बुक की ज़रूरत है तो हमें वहाँ पे यूज़ करना चाहिए, लेकिन बच्चे को जो एजुकेशन होती है वो उसके सराउंड से देनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट होता है इसमें हमारी जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनसे मिल जानी चाहिए, ठीक है। जो काम करने वाले जो जो ग्रुप होता है, काम जो लोग करते हैं, उनसे इनको एजुकेशन दिलानी चाहिए। जितनी भी हमारी जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे मंदिर मस्जिद, इनसे इनको बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात कहते थे महात्मा गांधी, और वो कहते थे कि जो एजुकेशन है वो ज़िंदगी से एक कनेक्ट करने का एक माध्यम होता है। यानी कि जो व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी लाइफ से कनेक्ट हो पाएगा और दूसरों की लाइफ से भी कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। और आपको पता है गांधी जी ने क्लीनिनेस के बारे में कितना कुछ कहा है, ठीक है, हेल्थ के रिलेटेड क्या कहा है। तो इन्होंने कहा था कि एजुकेशन का जो करिकुलम है उसमें क्लीनिनेस और हेल्थ को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। बच्चे को इतनी समझ होनी चाहिए, ठीक है, जब वो बेसिक एजुकेशन को अटेंड करता है, ठीक है, बेसिक एजुकेशन को ग्रहण करता है, कि वो अपने आसपास का जो माहौल होता है उसको साफ़ सुथरा रख सके, अपनी जो हाइजीन होती है, पर्सनल हाइजीन होती है, उस पर काम कर सके, ठीक है। प्ले एंड क्रिएशन, ठीक है, बच्चों को खेल कूद की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके द्वारा अच्छे से सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी बेसिक एजुकेशन की। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, डिस्कस द मेजर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन बाय कर्जन। तो जो कर्जन था, ठीक है, कर्जन के द्वारा शिक्षा में मुख्य सुधारों की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो जो कर्जन की जो पॉलिसी थी वो 27 जनवरी 1902 को इंडिया में अपॉइंट करी गई थी, ठीक है, एजुकेशन के लिए, जो जिसको कि हम यूनिवर्सिटीज़ कमीशन भी कह सकते हैं। इसने कुछ रिफॉर्म्स करे थे, जैसे कि इसके कुछ मेजर रिफॉर्म्स थे, ठीक है। तो जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप जैसे बीएड करने के लिए जो कॉलेज वगैरह होते हैं, डीएलएड करने के लिए, ठीक है, तो इन सब के लिए जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उसके जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कर्जन के द्वारा ही की गई थी इस यूनिवर्सिटी कमीशन के थ्रू। तो उन्होंने टीचर्स के लिए भी करिकुलम सजेस्ट करा कि ठीक है बच्चे को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और जो टीचर्स के लिए जो करिकुलम होता है वो बेसिकली उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है, ठीक है। टीचर को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें पढ़नी पड़ती हैं, जिसमें पैडागॉजी, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो उसमें आ जाती हैं, ठीक है। दे हैव प्रॉपर गाइडेंस टू एडेड स्कूल, ठीक है, एडेड यानी कि जो स्कूल थे जो सरकारी मदद से चलते थे उनको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने गाइडेंस करा था, ठीक है, उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा था। लेकिन इन्होंने एक डिस्क्रिमिनेशन ये भी करा था कि जो नॉन एडेड इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल्स हैं, उनको इन्होंने सपोर्ट नहीं करा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें इसका जो डिमेरिट है वो देखने को मिल जाती है। और इन्होंने कहा था कि जो रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, उसके लिए अलग अलग करिकुलम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे का जो मेंटल लेवल होता है, ठीक है, उसके आसपास का जो माहौल होता है बच्चा उससे ज़्यादा सीखता है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो रूरल एरिया होता है उसका जो बच्चा होता है उसका माइंडसेट अलग होता है, अर्बन एरिया में जो बच्चा होता है उसका माइंडसेट अलग होता है। तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को एक बहुत ही मेन सब्जेक्ट के रूप में इन्होंने देखा था, जो कि रूरल एरियाज़ में प्राइमरी स्कूल में कंपलसरी कर दिया था, ठीक है। यानी कि अगर बच्चा प्राइमरी स्कूल में है रूरल एरिया में तो इसको जो कृषि या फिर जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा, वो कंपलसरी कर दिया था उन्होंने, ठीक है। रूरल एरियाज़ में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने किंडरगार्टन स्कूल से उसके जो मेथड से उनको अपनाया, बच्चे को खेल कूद के द्वारा, एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, इसके ऊपर उन्होंने फोकस करा था। वो एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था कर्जन, ठीक है, टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। तो उसने टीचर्स के लिए एक अच्छी सैलरी पैकेज का भी अरेंजमेंट करा, ठीक है, टीचर को जो सैलरी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देता था, ठीक है। और ये जो पॉलिसी लेके आया था इसका मकसद था कि इंडिया में जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना था, ठीक है, यानी कि इंडिया में एजुकेशन को लेके आना था जिससे कि जितनी भी बैकवर्ड क्लास थी, ठीक है, वो लिटरेट हो सके, उनको पढ़ना लिखना आ जाए, ठीक है। तो ये उसका कुछ मकसद था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की देखते हैं, द सार्जेंट कमेटी रिपोर्ट वॉज द फर्स्ट अटैम्प्ट टू दी बिल्ड अ यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, डू क्रिटिकल एनालाइज। सार्जेंट कमेटी की रिपोर्ट भारत में एक समान शिक्षा प्रणाली के निर्माण का पहला प्रयास थी, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
तो जो साजन कमेटी थी वो 1944 में आई थी, ठीक है। इसको हम द रिपोर्ट ऑफ साजन कमीशन ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि लाई गई थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती थी उसके द्वारा ये इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया था, ठीक है। इसका एम था कि जो इंडिया में जो लिटरेसी है उसको डेवलपमेंट करना, ठीक है, यानी कि लोग साक्षर हो सके, पढ़ना लिखना जान सके, और एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ावा देने की बात करी गई थी। सेम यहाँ पे भी रिकमेंड करा गया था कि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए 6 से लेकर 11 साल के बीच में, ठीक है। और उन्होंने रिकमेंड करा था, ठीक है, जो भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वो इंडिपेंडेंस के बाद में भी कंसिडरेशन में रही थी, यानी कि जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह बनी थी उन सबको यहाँ पे इन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस के बाद में उन्होंने इन सबको कंसिडर करा था, ठीक है। तो इन्हीं की सिफारिश पे जो प्राइमरी एजुकेशन था उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, जिसको हम जूनियर और सीनियर प्राइमरी स्कूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल भी बोल सकते हैं। तो इनका जो मेन फोकस था जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसका, कि एलिमेंट्री एजुकेशन पे हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें, ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है वो 8वीं तक की हो जाती है, और वहाँ पे जो बच्चे का जो लेवल होता है वो बेस होता है। अगर हम जैसे एक चिकनी मिट्टी होती है उसको हम जिस तरह का आकार देना चाहें वो हम दे सकते हैं, ठीक है, उसके बाद में उसको पका सकते हैं। इसी तरह इन्होंने बात करी की थी जो बच्चा होता है वो उसका जो बेस होता है वो एलिमेंट्री लेवल में या फिर जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका जो डेवलपमेंट होता है वो ठीक ठाक हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन है उस पर फोकस करेंगे, बच्चे का अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, उनके माइंड में हम अच्छी अच्छी चीज़ों को डालेंगे, ठीक है, अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे उनके लिए, तो ये जो फ्यूचर है इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा, ठीक है। तो इसमें भी टीचर्स के इंस्टीट्यूट, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी सेटअप करा था गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। टीचर्स को जो टीचर्स थे उनको अवेल कराया गया स्कूल्स को, और जो स्टडी मटेरियल्स होता है वो भी टीचर्स को और स्कूल्स को प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साजन कमेटी की रिपोर्ट को, ये 1944 में इसको यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में समाजवादी संरचना का क्या अर्थ है, ऐसे समाज में शिक्षा व्यवस्था की चर्चा कीजिए। व्हाट डज सोशलिस्ट स्ट्रक्चर मीन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन सच अ सोसाइटी, ठीक है। तो समाजवादी मॉडल आपको पता है क्या होता है, समाजवादी यानी कि समाजवाद की बात करता है, यहाँ पे जो समाज में पिछड़े वर्ग होते हैं उनके बेटरमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। और ये हमेशा इक्वलिटी की बात करता है समाज में, या फिर जो हमारा देश होता है, राज्य होता है, उसके अंदर जितने भी संसाधन होते हैं उस पर सरकार का अधिकार होना चाहिए, और सरकार उन रिसोर्सेज को यूज़ करके जो सोसाइटी का बेटरमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके फोकस करना चाहिए। जो समाजवाद होता है वो हमेशा पूंजीवाद का विरोध करता है, ठीक है, क्योंकि पूंजीवाद में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो जाते हैं, ठीक है, जो जितनी ज़्यादा मतलब जिसकी पहुंच हो जाती है, जो जितना अमीर होता है वो उससे ज़्यादा जो पूंजी होती है उसको अर्जित कर लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ की इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आलोचना करी थी समाज पूंजीवाद को लेकर, और इन्होंने ये भी कहा था कि जो पूंजीवाद होता है वो हमेशा जो समाज का पिछड़ा वर्ग होता है उसका शोषण करता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर जो गांधी जी थे उन्होंने भी बात करी थी कि जो समाजवाद होता है उस पर हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने एक जो पॉलिसी थी वो लेके आए थे, उन्होंने कहा था कि जितने भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो अगर किसी पूंजीपति के पास है तो वो उसका एक रखवाले के रूप में काम करता है, ठीक है। जो उन्होंने ट्रस्टीशिप की बात करी थी वो समाजवाद के कंस्ट्रक्ट में ही करी थी कि जो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं अगर वो किसी पूंजीपति के पास हैं तो वो उसका एक रखवाले के रूप में काम करेगा, और उसको अपनी नीड्स को पूरा करने के बाद में वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो सोसाइटी होती है, समाज होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए, ठीक है। तो इतनी संविधान के बारे में और जो समाजवाद की संरचना होती है उसके बारे में आप जानते हैं, उसके क्या डिमेरिट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या मेरिट्स होते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्या इसकी हानियाँ होती हैं, ठीक है। इंडिया में किस तरह का जो समाजवादी मॉडल है वो चलता है, ठीक है। पूंजीवादी जो मॉडल होता है वो किस तरह से काम करता है, या फिर जो मिश्रित मॉडल होता है, ठीक है, यानी कि मिक्स इकोनॉमी का जो मॉडल है वो भी इंडिया में किस तरह से काम करता है। यानी कि अगर हम देखते हैं पूंजीवाद और समाजवाद का जो मिक्स रूप होता है वो हमें इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया ना ही तो सोशलिस्ट कंट्री है ना ही कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमिक कंट्री, ठीक है। यहाँ पे हम समाजवाद की भी बात करते हैं, हम यहाँ पे पूंजीवाद की भी बात करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस समाज में शिक्षा की क्या क्या व्यवस्था होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। इसके कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ,
ठीक है। तो जो सोशलिज्म है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे जो आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स चलते हैं, तो सोशलिज्म का ये कहना है कि प्राइवेट स्कूल को बंद कर देना चाहिए और गवर्नमेंट को पूरा फोकस एजुकेशन पे करना चाहिए और एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट को ही होना चाहिए। ठीक है। और ये हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि सभी बच्चों को, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। एडमिशन की जो फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड की जाए। जैसे रूरल एरियाज़ में अगर हम देखते हैं कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको स्कूल में एंटर तक करने नहीं दिया जाता है, उनको एडमिशन नहीं दिए जाते हैं, तो इसकी जो फैसिलिटी होती है उसको भी एश्योर किया जाना चाहिए। और जो स्कूल में जो इनइक्वालिटी होती है, लोगों के साथ भेदभाव होता है, तो उसको रिड्यूस करना जाना चाहिए। ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो छठी की बुक होती है उनमें भी किस तरह की जो इनइक्वालिटी की जो कहानियाँ हैं, ठीक है, उसको बताया जाता है यहाँ पे। ठीक है। जैसे कोई बच्चा होता है, उसको अगर वो पिछड़ी क्लास से आता है, ठीक है, पिछड़े वर्ग से आता है, तो उसको स्कूल में साफ़ सफाई का काम करवा दिया जाता है। ठीक है। मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता था। ठीक है, पहले के टाइम पे, और क्लास में सबसे लास्ट में बिठाया जाता था। ठीक है। तो ये सोशलिज्म इसके अगेंस्ट था कि सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है। इक्वालिटी होनी चाहिए बच्चों में। ठीक है। गवर्नमेंट को जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है। तो ये था समाजवाद का एजुकेशन में एक इनका आइडिया था, इसका एक मॉडल दिया था इन्होंने। ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, एनालाइज दी ग्लोबल चेंज अफेक्टिंग इंडियन एजुकेशन। ठीक है। तो भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले जो वैश्विक परिवर्तन है उनके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। इसके भी कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला फैक्टर है क्वालिटी एजुकेशन। अगर हम वर्ल्ड में देखते हैं तो जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। और हमारे यहाँ पे क्या फोकस करा जाता है कि बच्चों का जो करिकुलम है, उनका जो सिलेबस है, उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। तो बच्चे की जो क्वालिटी है, फिर जो एजुकेशन की क्वालिटी है, वो बच्चे तक सही ढंग से नहीं पहुँच पाती है। ठीक है। और भी अगर आप अदर कंट्रीज़ में देखोगे तो जो वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करा जाता है। बच्चों को स्किल्स अच्छे से सिखाई जाती हैं, जैसे कि आगे चल के 12th पास करके ग्रेजुएशन पास करने के बाद में बच्चे अपने आप का कोई काम धंधा करके अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकें। ठीक है। अपने जीवन का निर्माण कर सकें। ठीक है। तो वोकेशनल या फिर जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करा जाता है। तो ये भी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है। और आप ये देखोगे थोड़े थोड़े जो चेंजेस होते हैं वो भी यहाँ पे आने लगे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना। ठीक है। ह्यूमन्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबल बनाना, जिससे कि हम उनका इस्तेमाल कर सकें एज अ रिसोर्स, एज अ एक संसाधन के रूप में हम उनका इस्तेमाल कर सकें। आप देखोगे कि जो बच्चों में साइंटिफिक जो रिसर्च की जो एबिलिटी होती है वो भी, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करा जाता है अदर कंट्रीज़ में, ना कि इंडिया में। ठीक है। तो धीरे धीरे हम उन चीज़ों को अपना रहे हैं। ठीक है। इससे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है। एजुकेशन सिस्टम है अदर कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, चॉइस बेस्ड सिलेक्शन है। ठीक है। जैसे कि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बच्चों को ये फ्रीडम दी गई है कि वो कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जो उनका पसंद है। ठीक है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट का भी उनको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। तो जैसे आपको ये जो SOL में जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें भी आपको चॉइस मिलती है। ठीक है। आप जो चाहें वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा था PPP मॉडल ऑफ एजुकेशन, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, इसके ऊपर बात करी गई थी। ठीक है। यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लोग भी जो पब्लिक जैसे गवर्नमेंट होती है वो भी एजुकेशन में पार्टिसिपेट करे, जो पब्लिक प्राइवेट लोग होते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स इंस्टीट्यूशन को भी एजुकेशन में हमें यहाँ पे लेके आना चाहिए, जिससे कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो होता है वो होना चाहिए 30:1 का, यहाँ पे ये इन्होंने बात करी है। ठीक है। यानी कि 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। और अपॉर्चुनिटीज़ की इन्होंने बात करी थी। इंडिया में अगर हम देखते हैं बच्चों को कम से कम अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है। जिससे कि वो नई चीज़ों को सीख सकें। ठीक है। जो बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है उसको घर वाले और जो स्कूल होता है वो ख़त्म कर देता है। ठीक है। जिससे कि आगे जाके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ठीक है। किसी दो के बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। मैं आपको चारों के चारों बताऊंगा। ठीक है। तो 19वीं सदी की शुरुआत में स्वदेशी शिक्षा, इंडिजिनियस एजुकेशन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो आपको पता है जब इंडिया आज़ाद हुआ था, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस उसने प्राप्त करी थी, तो 15 अगस्त 1947 को उस टाइम पे इंडिया की 85% पॉपुलेशन इलिटरेट थी, यानी कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। ठीक है। ये जो कंडीशन थी काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर थी, यानी कि बहुत से ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है।
तो इंडिया में जितने भी बच्चे थे उनका जो 30% है वो ही बच्चे ऐसे थे जो स्कूल की एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। तो इंडिया ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उसने इसके बेटरमेंट के लिए काम करा और इन्होंने 3 जो कमीशन थे उनको अपने काम पे रखा, उनको अपॉइंट करा, जिससे कि जो एजुकेशन है उसको, उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटेटिव या फिर जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उन पे फोकस करा जा सके, ठीक है। तो उसके बाद में एक जो कमीशन था, एजुकेशन कमीशन था, उस पर फोकस करा गया था, ठीक है, जिसको हम यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम भी था। और इसको हम राधा कृष्णन जो कमेटी है, कमीशन है, वो भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे, ठीक है। तो इन्होंने जो एजुकेशन कमीशन था इनका, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, उसके बारे में उन्होंने बात करी थी और यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स को बताया था, ठीक है, जिसमें मैं पहला आपको बताता हूँ कि इन्होंने बात करी थी लीडरशिप की, ठीक है, बच्चों के अंदर जो लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको यहाँ पे डेवलप किया जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बात करी थी जो हमारा कल्चर है उसकी प्रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है, कल्चर को यहाँ पे संजोया जा सके, ठीक है, कल्चर प्रिजर्वेशन, ठीक है, कल्चर का जो संरक्षण है वो किया जा सके। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं उनके ऊपर फोकस किया जा सके। बच्चों में जो लोकतांत्रिक भावनाएं होती हैं, ठीक है, पैट्रियटिज्म की जो भावना होती है उनके ऊपर को फोकस करा जा सके, यानी कि जो नेशनलिज्म है उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है। बच्चों में जो देश हित की भावना होती है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए, ठीक है। और जो हमारी जो धार्मिक संस्कृति है, ठीक है, रूट्स हैं हमारे रिलीजन के, उनके बारे में हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग यहाँ पे हमें इन्होंने बात करी थी, ठीक है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, ठीक है। और भी इन्होंने कुछ पॉइंट्स को बताया था, जैसे कि मैं कुछ बताता हूँ आपको। इन्होंने ये कहा था कि बच्चों को इंटरनेशनल जो अंडरस्टैंडिंग होती है, इंटरनेशनल वर्ल्ड में क्या काम हो रहा है उसके बारे में बताया था, ठीक है। और किस तरह से हमारा जो कैरेक्टर होता है उसको हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है, उसमें एजुकेशन का क्या रोल होता है, ठीक है। बच्चे का जो सोशल एंड डेवलपमेंट होता है वो हम किस तरह से कर सकते हैं, ये बात करी गई थी हमारा जो यूनिवर्सिटी कमीशन था उसके में, ठीक है, यानी कि जो राधा कृष्ण कमीशन था, ठीक है, कमेटी थी, उसके बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। जो मुदालियर कमीशन था वो इंडिया में अपॉइंट करा गया था 1952 में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे यानी कि प्रेसिडेंट थे वो ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। और आप एक चीज़ को कॉमन पाओगे, ठीक है, कि जितने भी कमीशन होते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम पे उन कमीशन का नाम होता है, ठीक है। जैसे कि यूनिवर्सिटी कमीशन का राधा कृष्ण कमेटी कमीशन था, ठीक है। जैसे कि जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसका मुदालियर कमीशन के नाम से भी उसको जाना जाता था, ठीक है। जाकिर हुसैन जिसमें काम उन्होंने करा था उसको हम जाकिर हुसैन कमीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से था। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था उसमें कुछ फोकस करा गया था, सेम वही चीज़ें थी, ठीक है। तो जो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है बच्चों के अंदर वो हमें देनी चाहिए, ठीक है, यानी कि हमें करिकुलम को इस तरह से डेवलप करना चाहिए जिससे कि बच्चों में नेशनलिज्म की जो भावना होती है, राष्ट्रहित की जो भावना होती है वो आ जानी चाहिए, ठीक है। वोकेशनल जो एजुकेशन होती है उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये आपको मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रॉड में बता रहा हूँ, जब आप उनको पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक बेस आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से आपको काम करना, ठीक है। और उन्होंने बात करी थी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो व्यक्तित्व विकास होता है उसके बारे में उन्होंने बात करी थी, ठीक है। तो ये कुछ 3 पॉइंट थे, उनके बारे में उन्होंने यहाँ पे सजेशन दिए थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, यूनिवर्सिटी कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसने बेसिकली जो यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन थी, ठीक है, जो हमारा विश्वविद्यालय कॉलेज की जो एजुकेशन होती है उसके ऊपर उन्होंने बात करी थी, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो माइकल सैडलर थे, जिसको हम बेसिकली जो सैडलर कमीशन होता है उसके नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। इसमें कुछ बातें करी गई थी जैसे कि स्टूडेंट्स को जो वोकेशनल एजुकेशन होती है उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने जितनी भी रिकमेंडेशन दी थी वो सिर्फ एक जो उनका एटीट्यूड था यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड, उन्होंने जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी रिकमेंडेशन थी उन्होंने दी थी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एक तरह से क्रिटिसिज्म की ऐसा कह सकते हैं, इसकी आलोचना कर सकते हैं
कि इन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन थी, सेकेंडरी एजुकेशन थी, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इन्होंने जितनी भी रिकमेंडेशन थी वो यूनिवर्सिटी कमीशन या फिर जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन थी उसके ऊपर दी थी, जिससे कि क्योंकि बच्चे का जो बेस होता है वो प्राइमरी लेवल में होता है, तो अगर कोई भी कमीशन कोई भी पॉलिसी बना रहा है तो उसको सबसे पहले जो प्राइमरी लेवल होता है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है, उस पर टेस्ट करना चाहिए। अगर वो एजुकेशन या फिर जो पॉलिसी है वो प्राइमरी लेवल पे सक्सेस होती है तो उसको आगे जाके हम हायर जो एजुकेशन होती है उसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट ही एजुकेशन जो हायर एजुकेशन थी उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया, सजेशन दे दिए, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ये भी एक फेलियर था, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, चार्टर एक्ट 1813 का, ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 का। तो इसमें कहा गया था कि जो मिशनरीज़ होते हैं वो इंडियन टेरिटरीज़ में उनको जाना चाहिए, ठीक है, इंडियन की जो यूटीज़ होती है उनमें जाना चाहिए, इंडियन स्टेट होते हैं उनमें जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ के जो अनएजुकेटेड पीपल है उनको एजुकेट किया जा सके, ठीक है। और इसमें जो दूसरा इशू था वो ये था कि जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उनका स्कोप काफ़ी कम था, ठीक है, कोई भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको लेना नहीं चाहता था, ठीक है। तो इस एक्ट ने क्या करा था कि जो पूरा एजुकेशन सिस्टम था उसको चेंज कर दिया था। ये चाहती थी कि हम पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का उसको चेंज कर दें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो लॉर्ड मैकाले है, ठीक है, जिसने हमारा जो ओल्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल वाला सिस्टम, उसको ख़त्म करके उसने जो हमारा आज के टाइम पे जो मॉडर्न हम एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो उसका एक काफ़ी ज़्यादा लेटर है, काफ़ी उसने अपने फादर को लिखा था। तो उसने ये कहा था कि मैं इंडिया में भले ही जो अंग्रेज़ थे उनका शासन ख़त्म हो जाए, मैं ऐसी एक एजुकेशन जो पॉलिसी थी, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम था वो लेके आना चाहता हूँ, जिससे कि जो भारतीय हैं वो उनकी चमड़ी तो भारतीय जैसी हो लेकिन उनका दिमाग जो अंग्रेज़ हैं, ठीक है, ब्रिटिश हैं, उन जैसा हो, ठीक है। तो इससे जो हमारे देशभक्ति की भावना थी वो काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित होती थी कि आज आपके टाइम पे आज देखो कि कोई भी राष्ट्रहित की बात नहीं करना चाहता, ठीक है, हर कोई अंग्रेज़ बनना चाहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने पहले ही भांप लिया था लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है, उस चीज़ को उन्होंने उस टाइम पे बोला था और वो उनकी बातें कहीं ना कहीं आज भी सच होती जा रही हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चंस, ठीक है, इनको आप काफ़ी अच्छे से इनको देखना, ठीक है, क्योंकि इनके जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं रिपीट होने के, ये रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन नहीं किया तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियोस की जो रेगुलर नोटिफिकेशन होती है वो मिल जाएगी, ठीक है। आपके जो एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी वो आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको जो वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।